भारत में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। व्हाट्सएप से लेकर ऑफिस गपशप तक सब इसी डिस्कशन में लगे हैं कि अगला राष्ट्रपति आखिर कौन होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होता है। दरअसल इनका जो चुनाव है वो आम जनता के वोटों से तय नहीं होता है। संविधान में इसके लिए एक अलग से पूरा प्रोसीजर दिया गया है और भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीति के साथ साथ गणित का भी खूब इस्तेमाल होता है। और इसलिए मैं अपूर्वा मंधानी आज के इस KYC या नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के एपिसोड में आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताऊंगी ताकि राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में आप और अच्छे से समझ सकें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसलिए इस पूरे प्रोसेस को अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक वोट करते हैं, लेकिन सभी नहीं। अब राष्ट्रपति चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 के तहत इलेक्टोरल कॉलेज में आने वाले जनता द्वारा चुने सांसद और विधायक ही वोट डाल सकते हैं। संसद और विधानसभा के मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें जनता ने सीधा नहीं चुना होता है। ये सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सदन में सदस्य बनाए जाते हैं। इसके साथ ही MLC या विधान परिषदों के सदस्य भी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते हैं। कारण फिर वही है, क्योंकि इन्हें सीधा जनता नहीं चुनती है। अब इस चुनाव में वोटिंग का भी एक खास तरीका होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी कि वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी कि चॉइस देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं होता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद के कुछ नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। इसे मैं कुछ ही देर में आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी। अब इस सिस्टम के अंदर वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज भी अलग अलग होता है। इसमें अलग गणित होती है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग होता है। ये वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी इलाके के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताओ तो जैसे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख से अधिक वोटर होना बहुत ही आम बात है। वहीं राज्यों में विधानसभा क्षेत्र में 22 से 25 हजार वोटर भी हो सकते हैं। इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज में सांसदों और अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट की कीमत अलग अलग होती है, ताकि देश के हर नागरिक की पसंद बराबरी से दर्ज हो। और सांसद और विधायक के वोट की कीमत के लिए आधार बनाया जाता है राज्य की जनसंख्या को। फिलहाल आधार 1971 की जनगणना का बनाया गया है। अभी 2026 तक यही सिस्टम चलेगा। अब अगला सवाल यह है कि हर MLA के वोट का मूल्य कैसे तय होगा। अब इसका भी एक अलग फॉर्मूला है। राज्य की जनसंख्या को विधायकों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद जो संख्या मिले इसे फिर 1000 से डिवाइड करना होगा। फॉर्मूला आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इस समय। तो उदाहरण के तौर पर देखिए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में थी 8,38,49,905। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या है 403। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की कीमत होगी 208। यही फॉर्मूला दूसरे राज्यों को भी लगाया जाता है, जैसे कि कर्नाटका के हर विधायक के वोट का मूल्य इस फॉर्मूले से होगा 131। तो इस जनगणना के हिसाब से जहां यूपी के हर MLA का वोट की वैल्यू है 208, वहीं सिक्किम में ये वैल्यू 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी के 403 विधायक चुनावी पूल में 208 इंटू 403 यानी कि 83,824 वोटों का योगदान करते हैं। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की तरफ से कुल 83,824 वोट आएंगे, जबकि सिक्किम की तरफ से आएंगे 224 वोट। इन सभी वोटों को मिला के विधानसभाओं से इस चुनाव में लगभग 5,43,000 वोट आते हैं। अब आते हैं सांसदों के वोट के मूल्य पर। इसका भी एक अलग फॉर्मूला है। इसके लिए सभी राज्यों के विधायकों के वोट की कुल कीमत को लोकसभा और राज्यसभा के कुल चुने हुए सांसदों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। 1997 से ये संख्या 708 थी, यानी कि संसद के वोट का मूल्य था 708। लेकिन
चूंकि इस बार जम्मू कश्मीर में पहले की तरह विधानसभा नहीं है, इसलिए एक सांसद के वोट की कीमत 700 हो जाएगी। तो इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों की कुल वेटेज 10,86,431 है। अब समझते हैं कि वोटों की गिनती कैसे होती है, और इधर हम बात करेंगे एक बार फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। अब प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत नहीं तय होती है। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों की वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होगा कि जीतने के लिए कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज मैंने आपको बताया 10,86,431 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,43,216 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वो प्रेसिडेंट चुना जाता है। लेकिन सबसे पहले का मतलब क्या है? होता यह है कि इधर ये प्रायोरिटी का महत्व समझ आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सांसद और विधायक वोट देते वक्त अपने बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। तो सबसे पहले सभी बैलेट्स पर दर्ज पहली पसंद के मत गिने जाते हैं। अगर इस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत हासिल कर लेता है, ज़रूरी वेटेज का कोटा हासिल कर लेता है, तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा न हो सका तो बारी आती है दूसरे स्टेप की। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हों। लेकिन उसे मिले वोट वेस्ट नहीं होते, उसे मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उन वोटर्स की दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिले जाने पर किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच जाते हैं तो वो उम्मीदवार जीत जाता है, नहीं तो दूसरी बार भी यही प्रोसेस वापस अपनाया जाता है। अब पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जो पिछली गिनती में सबसे कम वोट जिसे मिले हो। लेकिन उसको मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद, उन वोटरों की दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच जाते हैं तो उस उम्मीदवार की जीत हो जाएगी, नहीं तो दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले रेस से बाहर हो जाएंगे और यह प्रक्रिया फिर से एक बार दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफरेबल होता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता है। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का दबदबा चले, विधायकों का वोट भी अहम होता है। अब आपको बता दूं कि बाकी चुनावों की तरह भारत में राष्ट्रपति चुनाव भी इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही होता है। चुनाव आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और संविधान के आर्टिकल 62 के तहत अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना होता है। तो अगले लगभग 1 महीने में भारत को उनका नया प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मिल जाएगा। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।